द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 6 उद्यमी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति नकारात्मक दृष्टिकोण hindiaudiobook.com आक्रामक और रक्षात्मक निवेशक के लिए जो आप करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप जो नहीं करते हैं। इस अध्याय में ग्राहम आकर्षक निवेशकों के लिए अपने डोंट्स सूचीबद्ध करते हैं। जंकयार्ड डॉग्स हाई रिटर्न बॉन्ड जिन्हें ग्राहम सेकंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉन्ड कहा जाता है। अपने दिनों में यह डिफॉल्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए बहुत महंगा और बोझिल था। आज हालांकि 130 से अधिक म्यूचुअल फंड जंक बॉन्ड में विशेषज्ञ है। ये फंड कोर्ट लोड द्वारा जंक खरीदते हैं। वे दर्जनों अलग अलग बॉन्ड्स रखते हैं। यह विविधता की कठिनाई के बारे में ग्राहम की शिकायतों को कम करता है। 1978 के बाद से जंक बॉन्ड बाजार का 4.4% वार्षिक औसत डिफॉल्ट के रूप में चला गया है, लेकिन उन चूक के बाद भी जंक बॉन्ड ने 10 वर्ष के वार्षिक ट्रेजरी बॉन्ड के लिए 8.6% बनाम 10% की वार्षिक वापसी की है। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड उच्च शुल्क देते हैं और अपने निवेश की मूल राशि को संरक्षित करने का खराब काम करते हैं। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो एक जंक फंड उपयुक्त हो सकता है जो आपकी पेंशन के पूरक के लिए अतिरिक्त मासिक आय की तलाश कर रहे हैं और मूल्य में अस्थायी टंबल सहन करते हैं। यदि आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम करते हैं तो ब्याज दरों में तेज वृद्धि आपके राइज को सीमित कर सकती है या यहाँ तक कि आपकी नौकरी की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए एक जंक फंड जो ब्याज दरों में वृद्धि के दौरान अन्य बॉन्ड फंडों से बेहतर प्रदर्शन करता है के रूप में समझ में आता है। आपके 401k में एक प्रतिद्वंदी है, एक जंक बॉन्ड फंड। हालांकि बुद्धिमान निवेशक के लिए यह केवल एक मामूली विकल्प दायित्व नहीं है। ग्राहम ने जंक बॉन्ड की तुलना में विदेशी बॉन्ड को बेहतर शर्त नहीं माना। आज हालांकि विदेशी बॉन्ड के एक किस्म में निवेशकों के लिए कुछ अपील हो सकती है जो बहुत सारे जोखिम का सामना कर सकते हैं। लगभग 1 दर्जन म्यूचुअल फंड ब्राजील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रूस और वेनेजुएला जैसे उभरते बाजार देशों में जारी बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। कोई साझेदार निवेशक इस तरह मसालेदार होल्डिंग में कुल बॉन्ड पोर्टफोलियो का 10% से अधिक नहीं रखेगा, लेकिन उभरते बाजार बॉन्ड फंड शायद ही कभी अमेरिकी शेयर बाजार के साथ समन्वय से चल पाते हैं। इसलिए वे दुर्लभ निवेशों में से एक है जिनके डाउन होने के कारण भी गिरने की संभावना नहीं है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो में आराम का एक छोटा कोना मिल सकता है जब आपको इसकी आवश्यकता हो। जैसा कि हम पहले ही अध्याय 1 में देख चुके हैं, एक समय में कुछ घंटों के लिए व्यापार होल्डिंग स्टॉक दिन वित्तीय आत्महत्या करने के लिए कभी भी सबसे अच्छे हथियारों में से एक है। आपके कुछ व्यापार पैसे कमा सकते हैं और आपके ज़्यादातर व्यापार पैसे खो देंगे, लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा पैसे कमाएगा। और स्टॉक खरीदने या बेचने की आपकी उत्सुकता आपके रिटर्न को कम कर सकती है। कोई भी जो स्टॉक खरीदने के लिए बेताब है वह किसी भी विक्रेता जिससे भाग लेने के इच्छुक होने से पहले हाल ही के शेयर मूल्य से 10 सेंट अधिक बोली लगा सकता है। बाजार प्रभाव नामक अतिरिक्त लागत आपके ब्रोकरेज स्टेटमेंट पर कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह वास्तविक है। यदि आप स्टॉक के 1000 शेयर खरीदने के लिए उत्सुक हैं और आप इसकी कीमत केवल 5 सेंट तक बढ़ाते हैं तो आपने एक अदृश्य लेकिन बहुत वास्तविक $50 खर्च किया है। फ्लिप पक्ष पर जब घबराए हुए निवेशक एक स्टॉक बेचने के लिए बेकरार है और वे इसे हालिया कीमत से कम के लिए डंप करते हैं तो बाजार प्रभाव फिर से घर पर आ जाता है। व्यापार की लागत आपके रिटर्न को सैंडपेपर के इतने सारे स्वाइप की तरह बनाती है। एक गर्म छोटे स्टॉक को खरीदना या बेचना 2% से 4% हो सकता है। यदि आप एक स्टॉक में $1000 डालते हैं तो भी शुरू होने से पहले आपकी ट्रेडिंग लागत लगभग $40 खा सकती है। स्टॉक बेचें और आप व्यापार खर्च में 4% से अधिक हो सकते हैं। ओह हाँ, एक और बात, जब आप निवेश के बजाय व्यापार करते हैं तो आप सामान्य आय में लंबी अवधि के लाभ को बदल लेते हैं। इसमें सब कुछ जोड़ें। एक स्टॉक व्यापारी को स्टॉक खरीदने और बेचने में कम से कम 10% हासिल करने की आवश्यकता है। अकेले भाग्य से कोई भी ऐसा कर सकता है। इसे अक्सर जुनूनी अध्याय को न्याय संगत बनाने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त होता है। साथ ही साथ नाइटमिश तनाव उत्पन्न होता है। क्या यह संभव है?
हजारों लोगों ने कोशिश की है और सबूत स्पष्ट है, जितना अधिक आप व्यापार करेंगे आप उतना ही कम रखें। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर ब्रेंट बावर और टेंडेंट ओडेन ने एक प्रमुख झूठ ब्रोकरेज फर्म के 66,000 से अधिक ग्राहकों के व्यापारिक रिकॉर्ड की जांच की। 1991 से 1996 तक इन ग्राहकों ने 1.9 मिलियन से अधिक का व्यापार किया। अध्ययन में लोगों ने प्रति वर्ष कम से कम आधा प्रतिशत अंक औसत से कम प्रदर्शन किया, लेकिन व्यापार लागत के बाद सबसे सक्रिय इन व्यापारियों ने प्रति माह अपने स्टॉक होल्डिंग में से 20% से अधिक स्थानांतरित किया। बाजार को हर साल 6.4% अंक से रौंदने के बाद, हालांकि अधिकांश निवेशक जिन्होंने औसत माहौल में केवल कुल होल्डिंग का 0.2% कम से कम कारोबार किया है, बाजार की कीमतों के बाद भी एक बहिष्कार द्वारा बाजार को बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। अपने दलालों को IRS को अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा देने के बजाय उन्होंने लगभग सब कुछ अपने पास रखा। सबक स्पष्ट है, कुछ न करें, वहां खड़े हो जाएं। यह हर किसी के लिए यह स्वीकार करने का समय है कि दीर्घकालीन निवेशक शब्द अनावश्यक है। एक दीर्घकालीन निवेशक ही एकमात्र प्रकार का निवेशक होता है। कोई भी जो एक समय में कुछ महीनों से अधिक समय तक स्टॉक नहीं रख सकता है, वह एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि पीड़ित के रूप में खत्म हो जाता है। 1990 के दशक में निवेश करने वाले लोगों के दिमाग को जब्त करने वाले समृद्ध त्वरित विषाक्त पदार्थों में से एक सबसे घातक विचार यह था कि आप IPO खरीदकर धन का निर्माण कर सकते हैं। एक IPO एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश है या जनता के लिए कंपनी के शेयर की पहली बिक्री है। पहली बार ब्लूश में IPO में निवेश करना एक अच्छा विचार लगता है। आखिरकार यदि आपने 13 मार्च 1986 को सार्वजनिक होने पर माइक्रोसॉफ्ट के 100 शेयर खरीदे थे, तो 2003 के आरंभ तक आपके $2100 निवेश पर $7,20,000 हो गए थे। और वित्त प्रोफेसर जे रीटर और विलियम श्वार्ट ने दिखाया है कि यदि आपने जनवरी 1960 में प्रत्येक IPO में कुल $1,000 इन्वेस्ट किया था, तो उस महीने के अंत में बेची गई कीमत पर फिर IPO के प्रत्येक लगातार महीने की कमाई में फिर से निवेश किया गया था, तो आपका पोर्टफोलियो 2001 के बाद तक $533 बिलियन हो गया होता। जिसका मतलब है कि अगर आप इस संख्या को कागज पर लिखें तो 533 के पीछे 33 जीरो लगानी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश माइक्रोसॉफ्ट की तरह हर IPO के लिए जो एक बड़ा विजेता बन जाता है, वहां हजारों हारे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक डेनियल कन्नरमैन और आमोस टर्की ने बताया है कि जब मनुष्य किसी घटना की संभावना या आवर्ती का अनुमान लगाते हैं, तो हम इस निर्णय को इस बात पर आधारित नहीं करते हैं कि घटना वास्तव में कितनी बार हुई है, लेकिन पिछले उदाहरण कितने ज्वलंत है। हम सभी अगली माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहले माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने से चूक गए थे, लेकिन हम आसानी से इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हैं कि अधिकांश अन्य IPO भयानक निवेश थे। यदि आप कभी भी IPO बाजार के दुर्लभ विजेताओं में से एक नहीं बल्कि एक व्यावहारिक असंभवता को याद रखते हैं, तो आप $533 बिलियन लाभ अर्जित कर सकते हैं। अंत में IPO पर अधिकतर उच्च रिटर्न एक विशेष निजी क्लब के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। बड़े निवेश बैंक और फंड हाउस जो स्टॉक को सार्वजनिक व्यापार शुरू करने से पहले प्रारंभिक कीमत पर शेयर प्राप्त करते हैं। शेयरों में सबसे बड़ा रनअप अक्सर इतना छोटा होता है कि कई बड़े निवेशकों को भी शेयर नहीं मिल सकते, जो बस वहां जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि लगभग हर निवेशक की तरह आप IPO तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, केवल उनके शेयरों ने विशेष प्रारंभिक मूल्य से ऊपर रॉकेट की तरह प्रदर्शन किया है, तो आपके परिणाम जबरदस्त होंगे। 1980 से 2001 तक यदि आपने अपनी पहली सार्वजनिक बंद कीमत पर औसत IPO खरीदा था और 3 वर्षों तक अपने पास रखा था, तो आप सालाना 23% से अधिक अंक बाजार से कम प्रदर्शित करेंगे। शायद कोई स्टॉक VA लिनक्स से बेहतर IPO से समृद्ध होने के सपने को व्यक्त नहीं करता है। अगला MS-FT लाइनेक्स के एक प्रारंभिक मालिक होने का आनंद लिया। अभी खरीदें और अब से 5 साल में रिटायर। 9 दिसंबर 1999 को स्टॉक को $30 की शुरुआती सार्वजनिक पेशकश कीमत पर रखा गया था, लेकिन शेयरों की मांग इतनी क्रूर थी कि जब सुबह नास्डॉक खोला गया तो VA लिनक्स के शुरुआती मालिकों में से किसी ने भी शेयर को तब तक नहीं जाने दिया जब तक कीमत $299 तक न पहुंच गई। शेयर $320 पर पहुंच गया
और $239.25 पर बंद हुआ, जो एक दिन में 697.5% का लाभ था। लेकिन वह लाभ केवल कुछ हद तक संस्थागत व्यापारियों द्वारा अर्जित किया गया था। व्यक्तिगत निवेशक लगभग पूरी तरह से जमे हुए थे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईपीओ खरीदना एक बुरा विचार है, क्योंकि यह झूठे तौर पर ग्राहम के सबसे मौलिक नियमों में से एक का उल्लंघन करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अन्य लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं। आपको केवल तभी खरीदना चाहिए जब स्टॉक एक वांछनीय व्यवसाय का मालिक बनने का एक सस्ता तरीका हो। पहले दिन की चोटी पर निवेशक वीए लाइनेक्स के शेयरों का कुल $12.7 बिलियन पर मूल्यांकन कर रहे थे। कंपनी का कारोबार क्या लायक था? 5 साल से भी कम उम्र के वीए लाइनेक्स ने अपने सॉफ्टवेयर और सेवाओं के 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी कुल शेयर बेचे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में $25 मिलियन खो दिए गए थे। हालिया वित्तीय तिमाही में वीए लाइनेक्स ने बिक्री में $15 मिलियन कमाए थे, लेकिन उन पर $10 मिलियन खो दिए गए थे। तब यह कारोबार हर डॉलर में लगभग 70 सेंट खो रहा था। वीए लाइनेक्स का संचित घाटा $30 मिलियन था। यदि वीए लाइनेक्स एक निजी कंपनी है जो उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अगले दरवाजे पर रहता है, तो वह पैकेट बाड़ पर झुक गया और पूछा कि आप अपने संघर्ष से छोटे व्यवसाय को अपने हाथों से लेने के लिए कितना भुगतान करेंगे? तो क्या आप जवाब देंगे, ओह $12.7 बिलियन, मुझे इसमें कोई अचंभा नहीं लगता? या फिर आप विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हैं, अपने बारबेक्यू ग्रिल पर वापस आते हैं और आश्चर्य करते हैं कि पृथ्वी पर आपका पड़ोसी धूम्रपान कर रहा था। विशेष रूप से अपने फैसले पर निर्भर करते हुए हम में से कोई भी मृतक को लगभग $13 मिलियन का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होगा। लेकिन जब हम निजी तौर पर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक होते हैं तो मूल्यांकन अचानक लोकप्रिय प्रतियोगिता बन जाता है। तो स्टॉक की कीमत उस व्यापार के मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण लगती है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। जब तक कोई अन्य स्टॉक के लिए आपके द्वारा किए गए भुगतान से अधिक भुगतान करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यवसाय क्या लायक है। व्यापार के पहले दिन एक रॉकेट की तरह ऊपर जाने के बाद वीए लाइनेक्स एक मक्खन वाली ईंट की तरह नीचे आया। 9 दिसंबर 2002 तक स्टॉक के $239.50 के 3 दिन बाद वीए लाइनेक्स प्रति शेयर $1.90 पर बंद हुआ। साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष वजन बुद्धिमान निवेशक को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आईपीओ केवल प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए खड़ा नहीं है। अधिक सटीक रूप से यह भी निम्न के लिए शॉर्टेड है। यह शायद अधिक मूल्यवान है केवल कल्पनात्मक लाभ, अंदरूनी निजी अवसर या बेवकूफ, निरर्थक और अपमानजनक। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 7। उद्यमी के लिए पोर्टफोलियो नीति निवेशक, सकारात्मक पक्ष। HindiAudiobook.com। एक महान भाग्य बनाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे बनाए रखने के लिए 10 गुना अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नाथन मेयर रोथस्चाइल्ड। टाइमिंग कुछ भी नहीं है। एक आदर्श दुनिया में बुद्धिमान निवेशक तभी स्टॉक खरीदेगा जब वे सस्ते होंगे, और जब वे ओवरराइड हो जाएंगे तो उन्हें बेच देंगे। फिर बॉन्ड और नकदी के बंकर को छेड़ने का प्रयास करेंगे जब तक कि स्टॉक फिर से खरीदने लायक सस्ते न हो जाएं। 1966 से 2001 के अंत तक एक अध्ययन में दावा किया गया था कि स्टॉक में $1 के निवेश को लगातार लगाए रखने से इसका मूल्य $11.78 हो गया था। लेकिन यदि आपने प्रत्येक वर्ष के 5 सबसे बुरे दिनों से पहले अपने स्टॉक से इसे बाहर निकाल लिया तो आपके मूल $1 का मूल्य $987.12 हो गया होता। सबसे जादुई विचार बाजारों की तरह यह हाथ की सफाई पर निर्धारित है। वास्तव में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे? 7 जनवरी 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के टॉप वित्तीय पूर्वानुमानकर्ताओं में से एक के साथ एक इंटरव्यू दिखाया, जिसने निवेशकों से बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर खरीदने का आग्रह किया। यह बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप इस घोषणा को सुनने के बाद भी अयोग्य हो सकते हैं। फोरकास्टर का नाम एलन ग्रीनस्पैन था, और यह बहुत दुर्लभ है कि उन्होंने हर उसको अयोग्य ठहराया जो इस पल का लाभ न उठा सके, वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष भी क्यों न हो। ग्रेट शेयर बाजार के डिप्रेशन के बाद
1973 और 1974 आर्थिक विकास के लिए सबसे खराब साल थे। क्या पेशेवर एलन ग्रीनस्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं? 3 दिसंबर 2001 को RM लैरी एंड कंपनी की मार्केट टाइमिंग फर्म के अध्यक्ष केट लैरी ली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अधिकांश गिरावट के बाद नुकसान होने का कोई कारण है। उन्होंने कहा, 2003 की पहली तिमाही के लिए स्टॉक बढ़िया लग रहा था, जिसकी भविष्यवाणी करते हुए अगले 3 महीनों में शेयरों के औसत 0.28 रिटर्न अर्जित किया, जिसने नकदी से 1.5% अंडरफॉर्म किया। इस विचार में लैरी अकेली नहीं है। ड्यूक विश्वविद्यालय के 2 वित्त प्रोफेसरों के एक अध्ययन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज़लेटर्स के सर्वश्रेष्ठ 10% की सिफारिशों का पालन किया होता तो आपने 1991 से 1995 तक 12.6 वार्षिक रिटर्न अर्जित की होती। लेकिन अगर आपने उन्हें अनदेखा किया और अपने पैसे को स्टॉक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आय होती। जैसा कि डेनिश दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने उल्लेख किया है, जीवन को बीते समय से ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य में जीना चाहिए। पीछे मुड़कर देखें, आप हमेशा वही देख सकते हैं जब आपने अपने शेयरों को खरीदना और बेचना चाहिए था, लेकिन आप इसे देखकर सोच में न पड़ जाएं। जब आप वास्तविक समय में इसे देख रहे हों, बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है। वित्तीय बाजारों में हमेशा के लिए 2020 की बाधा रही है, लेकिन दूरदर्शिता कानूनी रूप से अंधी होती है, इसलिए अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार का समय जानना व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से असंभव होता है। क्या चल रहा है? जो स्टॉक अंतरिक्ष यान की तरह गति पकड़ते हैं, वे जैसे ही पृथ्वी के समतापमंडल से आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्टॉक अक्सर गुरुत्वाकर्षण को चीरकर आगे बढ़ जाते हैं। आइए 1990 के सबसे हॉट ग्रोथ शेयरों में से 3 के ट्रांजैक्टरीज पर नजर डालते हैं, जो है जनरल इलेक्ट्रिक, होम डिपो और सन माइक्रोसिस्टम। 1995 से 1999 तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक बड़ा और अधिक लाभदायक साबित हुआ। सन का राजस्व दुगना हो गया और होम डिपो का दुगने से अधिक हो गया। वैल्यू लाइन के अनुसार GE का राजस्व 29% बढ़ा था, जिसकी कमाई 65% बढ़ी। होम डिपो और सन की प्रति शेयर आय लगभग 3 गुनी हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसने ग्राहम को एक बार भी हैरान नहीं किया। जितनी तेजी से ये कंपनियां बढ़ी, उनके शेयर उतने ही महंगे होते गए, और जब स्टॉक कंपनियों की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो निवेशक हमेशा मुसीबत में होते हैं। जैसा कि ग्राहम बताते हैं कि एक महान कंपनी तब एक महान निवेश नहीं होती है जब आप स्टॉक के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं। जितना अधिक स्टॉक बढ़ता है उतना ही ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन उस सहज विश्वास को वित्तीय भौतिकी के एक मौलिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से विरोधाभासी माना जाता है। जितना बड़ा वे प्राप्त करते हैं उतनी ही धीमी गति से बढ़ते हैं। $1 बिलियन कंपनी अपनी बिक्री को काफी आसानी से दुगुना कर सकती है, लेकिन $50 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए $50 बिलियन व्यवसाय की कंपनी कहां से ला सकती है? ग्रोथ स्टॉक तब खरीदने लायक होते हैं जब उनकी कीमतें उचित होती है, लेकिन जब उनका कीमत रेशो अनुपात 25 से 30% अधिक हो जाता है तब वे बदसूरत हो जाती है। जैसे पत्रकार कैरोल लूमिस ने पाया कि 1960 से 1999 तक फॉर्च्यून 500 की सूची में सबसे बड़ी 150 कंपनियों में से केवल 8 ही 2 दशकों से सालाना औसतन कमाई कम से कम 15% अर्जित करने में सफल रही। 5 दशकों के आंकड़ों को देखते हुए सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन एंड कंपनी की शोध फर्म ने दिखाया कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों के केवल 10% ने कम से कम लगातार 5 सालों तक अपनी कमाई में 20% की वृद्धि की, जो 10 सालों के लिए केवल 3% कंपनियों ने 20% की वृद्धि की हुई थी। और खास बात यह है कि एक भी कंपनी ने इसे लगातार 15 साल तक ऐसा नहीं किया। 1951 से लेकर 1998 तक के हजारों अमेरिकी शेयरों के एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि 10 वर्ष की अवधि में शुद्ध कमाई में औसतन 9.7% सालाना वृद्धि हुई, लेकिन सबसे बड़ी 20% कंपनियों के लिए कमाई केवल 9.3% की वार्षिक औसत से बढ़ी। यहां तक कि कई कॉरपोरेट नेता इन बाधाओं को समझने में विफल रहते हैं। हालांकि बुद्धिमान निवेशक बड़े विकास शेयरों में दिलचस्पी लेते हैं जब वे अपनी सबसे लोकप्रिय परिस्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो जैसे जुलाई 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषणा की कि संघीय नियामक अपने एक दवा कारखाने में झूठे रिकॉर्ड्स और आरोपों की जांच कर रहे थे और एक ही दिन में स्टॉक में 16% की गिरावट आ गई। पिछले 12 महीनों की कमाई
24 गुना से घटकर जॉनसन एंड जॉनसन की हिस्सेदारी महज 20 गुना रह गई। उस निचले स्तर पर जॉनसन एंड जॉनसन एक बार फिर से एक ग्रोथ स्टॉक बन सकता था, जिसके विकास के लिए यह एक उदाहरण है, जिसे ग्राहम अपेक्षाकृत अलोकप्रिय बड़ी कंपनी कहते हैं। अच्छी कीमत में बढ़िया कंपनी खरीदें। क्या आपको सभी अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए? एंड्रयू कार्नेगी ने एक सदी पहले कहा था कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी को देखते रहें। जीवन की महान सफलताएं एकाग्रता से बनती है, जैसा कि ग्राहम बताते हैं। आम शेयरों से वास्तव में बड़े भाग्य उन लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था, जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उद्योग या एक एकल कंपनी में केंद्रित निवेश में अपनी संपत्ति का पता लगाते हैं। 1982 से अब तक उदाहरण के तौर पर देखें तो फोर्ब्स 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगभग सभी ने अब तक अनडाइवर्सिफाइड फॉर्च्यून से ही डोमिनेट किया है। हालांकि लगभग कोई छोटी किस्मत इस तरह से नहीं बनाई गई है और न ही इस तरह से कोई बड़े भाग्य लिखे गए हैं। कार्नेगी ने जो उल्लेख करने के लिए जिसे छोड़ दिया है वह यह है कि एकाग्रता जीवन की अधिकांश महान असफलताओं को भी बनाती है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट पर फिर से नजर डालें। 1982 में वापस फोर्ब्स 400 के सदस्यों का औसत मूल्य $230 बिलियन था। 2002 के फोर्ब्स 400 पर इसे बनाने के लिए औसत 1982 के सदस्य को अपने धन पर केवल 4.5 औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेयर बाजार ने 13.2% का वार्षिक औसत प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि 1982 से फोर्ब्स 400 में से कितने भाग्यशाली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे? कुल सदस्यों में से केवल 64, और 2002 की सूची में अभी भी 16% हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे हुए हैं, जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे, जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में। जो हार्डवेयर या बुनियादी निर्माण या अन्य सभी मूल सदस्य इनसे दूर हो गए। जब कठिन समय हिट होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगभग सभी बड़े लाभों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं, उन्हें ठीक से तैयार किए गए थे। वे केवल खड़े होकर क्रंच कर सकते थे और लगातार बदलती अर्थव्यवस्था के कारण क्रंच पर खड़े रह सकते हैं। द बार्गेन बिन। आप सोच सकते हैं कि हमारी अंतहीन नेटवर्थ की दुनिया में यह उन शेयरों की एक सूची बनाने और खरीदने के लिए है जो ग्राहम के मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि इंटरनेट से एक मदद मिल सकती है, फिर भी आपको बहुत से काम हाथ से करने होंगे। आज के इकोनॉमिक्स टाइम की एक प्रति लें, मनी एंड इन्वेस्टिंग सेक्शन पर जाएं और शेयरों की वो सूची देखें जो पिछले साल से इस साल निचले स्तर पर थे। उन्हें देखने के लिए BSE, NSE और नास्डेक स्कोर कार्ड पर भी एक नज़र डालें। यह देखें कि क्या कोई शेयर नेट वर्किंग कैपिटल मूल्य से कम पर बिक रहे हैं। एडगार डेटाबेस से पहले हालिया त्रैमासिक या वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें। कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों से किसी भी पसंदीदा स्टॉक या दीर्घकालीन ऋण सहित अपनी कुल देनदारियों को घटाएं। हाई टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों से अधिकांश स्टॉक हाल ही में काफ़ी संख्या में लिस्टेड हुए हैं। उदाहरण के लिए 31 अक्टूबर 2002 तक कॉमर्स टेक्नोलॉजी के पास वर्तमान संपत्ति में $2.4 बिलियन और कुल देनदारियों में $1 बिलियन थे, जिससे यह शुद्ध कार्य पूंजी $1.4 बिलियन था। स्टॉक के 190 बिलियन से कम शेयरों के साथ और $8 प्रति शेयर के तहत एक शेयर की कीमत के साथ कॉमर्स का कुल बाजार पूंजीकरण $1.4 बिलियन से कम था। कॉमर्स के नकदी और इन्वेंट्री के मूल्य से अधिक स्टॉक की कीमत के साथ कंपनी का चल रहा व्यापार अनिवार्य रूप से कुछ भी नहीं बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम को पता था, आप कभी भी कॉमर्स जैसे स्टॉक पर पैसा खो सकते हैं। यही कारण है कि आपको उन्हें केवल तभी खरीदना चाहिए जब आपको वे एक समय में एक के मूल्य में 1 दर्जन मिल सकते हैं और आप उन्हें धैर्यपूर्वक पकड़ कर रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम मौकों पर जब मिस्टर मार्केट कई सच्चे सौदेबाजों को पैदा करता है तो आप पैसा बनाने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। आपकी विदेश नीति क्या है? विदेशी शेयरों में निवेश करना बुद्धिमान निवेशक के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उचित है। क्यों? आइए थोड़ा विचार करके देखें। यह 1989 का अंत है और आप जापानी हैं। यहाँ तथ्य ये हैं। पहला, पिछले 10 वर्षों में जापान के शेयर बाजार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 17.5% वार्षिक लाभ के साथ
21.2% की वार्षिक औसत प्राप्त की है। दूसरा, जापानी कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में कंकर बीच गोल्फ कोर्स से रॉकफेलर सेंटर तक सब कुछ खरीद रही हैं। इसी बीच डीबीएल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका और टेक्सको जैसी अमेरिकी फर्में दिवालिया हो रही हैं। तीसरा, अमेरिकी हाई टेक्निक उद्योग डूब रहा है, जापान फल फूल रहा है। 1989 में उगते सूरज की भूमि में आप केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुशी वेंडिंग मशीनों के बाद से जापान के बाहर निवेश करना सबसे कठिन विचार है। स्वाभाविक रूप से आप अपना सारा पैसा जापानी शेयरों में डालते हैं। परिणाम यह होता है कि आप अगले दशक में अपने पैसे का लगभग 2/3 हिस्सा खो देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि सीख यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी जापान जैसे विदेशी बाजारों में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि जापान को अपना सारा पैसा घर पर नहीं रखना चाहिए और न ही आपको भी इसे घर पर रखना चाहिए। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करते हैं, जहां अमेरिकी डॉलर में भुगतान किया जाता है, तो आप पहले से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बहुस्तरीय दांव लगा रहे हैं। विवेकपूर्ण रूप से आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो कहीं और लगाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई भी कहीं भी और कभी भी यह नहीं जानता कि भविष्य में मार्केट बेहतर कहां रहने वाली है, घर पर या विदेश में। अपने स्टॉक मनी का 1/3 हिस्सा उन म्यूचुअल फंड में लगाएं जो विदेशी स्टॉक रखते हैं। ये जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अध्याय 8, इन्वेस्टर और मार्केट फ्लक्चुएशंस। HindiAudiobook.com। जो लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं, उनकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है। खुशी की चाहत रखने वालों की खुशी उनके नियंत्रण से बाहर के मूड के साथ होती है, लेकिन बुद्धिमानों की खुशी अपने स्वयं के स्वतंत्र कृत्यों से बढ़ती है। मार्कस अरेलियस। डॉक्टर जैकेल और मिस्टर मार्केट। ज्यादातर समय बाजार ज्यादातर शेयरों के मूल्य निर्धारण में सटीक होता है। लाखों खरीदार और विक्रेता सही कीमत पर कंपनियों के मूल्य निर्धारण में औसत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कीमत सही नहीं होती, इसलिए निर्णय गलत हो जाते हैं। ऐसे समय में ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट की छवि को समझने की जरूरत होती है, जिसमें शायद सबसे शानदार मेटाफोर जो यह समझाने के लिए बनाया गया है कि स्टॉक कैसे गलत हो सकते हैं। मैनिक डिप्रेसिव मिस्टर मार्केट हमेशा स्टॉक के मूल्यांकन के हिसाब से या उस तरह कीमत नहीं देता है जिस तरह एक निजी खरीदार एक व्यवसाय को महत्व देता है। इसके बजाय जब स्टॉक बढ़ रहा होता है तो वह खुशी से अपने उद्देश्य मूल्य यानी ऑब्जेक्टिव वैल्यू से अधिक भुगतान करता है, और जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है तो वह उन्हें उनके वास्तविक मूल्य यानी ट्रू वर्थ से कम के लिए डंप करने के लिए बेताब रहता है। क्या मिस्टर मार्केट अभी भी आसपास है? क्या वह अभी भी द्विध्रुवीय है? तुम शर्त लगा लो, वह है। 17 मार्च 2000 को इंकटमी कॉरपोरेशन के शेयर ने $231.625 का नया हाई लेवल छुआ। चूंकि वे पहली बार जून 1998 में बाजार में आए थे, इसलिए इंटरनेट सर्च सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयरों में लगभग 1900% की वृद्धि हुई थी। दिसंबर 1999 के बाद के कुछ हफ्तों में स्टॉक लगभग 3 गुना हो गया था। इंकटमी में ऐसा क्या चल रहा था जो कारोबार को इतना मूल्यवान बना रहा था? उत्तर लगभग स्पष्ट था, अभूतपूर्व रूप से तेज विकास। दिसंबर 1999 में समाप्त होने वाली तिमाही में इंकटमी ने उत्पादों और सेवाओं की $36 मिलियन की बिक्री की। इसने पूरे वर्ष 1998 की समाप्ति तक इससे अधिक बिक्री की। यदि इंकटमी पिछले 12 महीनों की विकास दर को केवल 5 और वर्षों तक बनाए रख सकता, तो इसका रेवेन्यू प्रति माह $36 मिलियन एक तिमाही से $5 बिलियन तक विस्फोटक होता। इस दृष्टि से इस तरह की वृद्धि से शेयर तेजी से ऊपर चला गया, जितना दूर उसे जाना निश्चित था। लेकिन इंकटमी के स्टॉक के साथ अपने इस प्रेम संबंध में मिस्टर मार्केट अपने व्यवसाय के बारे में कुछ अनदेखी कर रहा था। कंपनी बहुत सारा पैसा गंवा रही थी। इसने हालिया तिमाही में $6 मिलियन गंवाए, उससे पहले 12 महीनों में $24 मिलियन और उससे पहले वाले वर्ष में $24 मिलियन का नुकसान उठाया था। अपने पूरे कॉरपोरेट जीवन काल में इंकटमी ने कभी भी अपने मुनाफे से पैसा नहीं कमाया था। फिर भी 1 मार्च 2000 को मिस्टर मार्केट ने कुल $25 बिलियन के एक छोटे व्यवसाय को महत्व दिया। और फिर मिस्टर मार्केट अचानक बुरे सपने की चपेट में आ गया।
30 सितंबर 2002 को $231.625 प्रति शेयर की ऊंची छलांग के ठीक 2.5 साल बाद इंकटमी का शेयर 25 सेंट पर बंद हुआ। कुल बाजार मूल्य $25 बिलियन से गिरकर $40 मिलियन से भी कम हो गया था। क्या इंकटमी का कारोबार खत्म हो गया था? हरगिज नहीं। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने $113 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया था। तो क्या बदल गया था? केवल मिस्टर मार्केट का मिजाज। 2000 की शुरुआत में निवेशक इंटरनेट पर इतने अनियंत्रित थे कि उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू के 250 गुना इंकटमी के शेयरों की कीमत लगाई। अब हालांकि वे इसके रेवेन्यू का केवल 0.35 गुना भुगतान करेंगे। मिस्टर मार्केट ने डॉक्टर जेकेल से मिस्टर हाइक तक की यात्रा की थी और हर उस शेयर को बुरी तरह से रौंद दिया था जिसने उसे मूर्ख बनाया था। लेकिन मिस्टर मार्केट उनके इस गुस्से में जायज नहीं था जितना कि वह पहले उन्मादीपन में था। 23 दिसंबर 2002 को याहू इंक ने घोषणा की कि वह इंकटमी को $1.65 प्रति शेयर में खरीदेगा। 30 सितंबर को इंकटमी के स्टॉक मूल्य का लगभग 7 गुना हो गया था। इतिहास शायद यह दिखाएगा कि याहू ने मोल भाव किया था। जब मिस्टर मार्केट स्टॉक को इतना सस्ता कर देता है तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि पूरी कंपनियां उसके तहत सही खरीद लेती हैं। अपने लिए सोचें। क्या आप स्वेच्छा से एक सर्टिफिकेट धारी को सप्ताह में कम से कम 5 बार यह बताने के लिए अनुमति देंगे कि आपको ठीक उसी तरह महसूस करना चाहिए जिस तरह से वह महसूस करता है? क्या आप कभी इस बात के लिए सहमत होंगे कि वह सिर्फ इसलिए व्यर्थ है कि वह गलत है, या फिर इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि आपको भी गलत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुभवों और अपने विश्वासों के आधार पर अपने स्वयं के भावनात्मक जीवन को नियंत्रित करने के अपने अधिकार पर जोर देते हैं। लेकिन जब उनके वित्तीय जीवन की बात आती है तो लाखों लोग मिस्टर मार्केट को बताते हैं कि उन्हें कैसे महसूस करना है और क्या करना है, इस तथ्य के बावजूद कि समय समय पर वह एक फ्रूट केक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। 1999 में जब मिस्टर मार्केट प्रसन्नता से चिल्ला रहा था कि अमेरिकी कर्मचारियों ने अपने 401 के सेवानिवृत्ति योजनाओं में औसतन 8.6% तनख्वाह का निर्देशन किया, साल 2002 के बाद मिस्टर मार्केट ने 3 साल के स्टॉक को कचरे के थैलों में रखकर खर्च किया, तब औसत योगदान दर लगभग 1/4 घटकर सिर्फ 7% रह गई। जितना सस्ता स्टॉक मिला उतने ही उत्सुक लोग उन्हें खरीदने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वे अपने लिए सोचने के बजाय मिस्टर मार्केट की नकल कर रहे थे। बुद्धिमान निवेशक को पूरी तरह से मिस्टर मार्केट की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको उसके साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन केवल इस हद तक कि यह आपके हितों की सेवा करता रहे। मिस्टर मार्केट का काम आपको कीमतें प्रदान करना है। आपका काम यह तय करना है कि आपके लाभ या हानि को देखते हुए उचित खरीद बेच करना। आपको उसके साथ केवल इसलिए व्यापार नहीं करना है क्योंकि वह लगातार आपसे मांग करता रहता है। मिस्टर मार्केट को अपना मालिक होने से इनकार करके आप उसे अपने नौकर में बदल देते हैं। आखिरकार जब वह मूल्यों को नष्ट करता हुआ प्रतीत होता है तब भी वह उन्हें कहीं और पैदा कर रहा होता है। 1999 में विल्शियर 5000 इंडेक्स अमेरिकी स्टॉक प्रदर्शन का सबसे बड़ा माप था। टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शेयरों द्वारा संचालित 23.8%, लेकिन विल्शियर इंडेक्स में 7234 शेयरों में से 3743 शेयर औसत बढ़ने के बावजूद मूल्य में गिरावट आई, जबकि उन उच्च तकनीक और दूरसंचार शेयरों को एक रेस कार के हुड की तुलना में 1 अगस्त की दोपहर में गर्म किया गया था। हजारों पुरानी अर्थव्यवस्था के शेयर कीचड़ में जमे हुए थे, सस्ता और सस्ता हो रहा था। CMGI का स्टॉक इंक्यूबेटर या इंटर्न स्टार्टअप फर्मों के लिए होल्डिंग कंपनी 1999 में आश्चर्यजनक रूप से 939.9% हो गया। इसी बीच बर्कशायर हैथवे होल्डिंग कंपनी, जिसके माध्यम से ग्राहम के सबसे बड़े शिष्य वारेन बफेट, जो कोका कोला, जिलेट और वाशिंगटन पोस्ट कंपनी जैसे पुराने अर्थव्यवस्था के दिग्गजों के मालिक हैं, जो 24.9% तक गिर गए। लेकिन तब जैसा कि यह अक्सर होता है, बाजार में अचानक मूड स्विंग हुआ और 2002 के माध्यम से 1999 के सबसे खराब शेयर साल 2000 के सितारे बन गए। उन दो होल्डिंग कंपनियों के रूप में CMGI ने साल 2000 में 96%, 2001 में 70.9% और अभी भी 2000 में 39.8% अधिक, जिसने 99.3% का संचय मूल्य खो दिया। बर्कशायर हैथवे ने
2000 में 26.6% और 2001 में 6.5% की वृद्धि की। फिर 2002 में मामूली 3.8 का नुकसान हुआ और 30% का संचयी लाभ हुआ। क्या आप अपने खेल से आगे बढ़ सकते हैं? ग्राहम की सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि में से एक यह है कि जो निवेशक अपने आप को अपनी होल्डिंग में बाजार की गिरावट से चिंतित होने की अनुमति देते हैं, वह अपने बुनियादी लाभ को मूल नुकसान में बदल रहा है। मूल लाभ यानी बेसिक एडवांटेज। इन शब्दों से ग्राहम का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्तिगत निवेशक को यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है कि वह मिस्टर मार्केट का पालन करे या नहीं। आपके पास खुद के लिए सोचने में सक्षम होने की लग्जरी है। हालांकि विशिष्ट मनी मैनेजर के पास मिस्टर मार्केट के हर कदम की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो हाई खरीदता है और कम बेच रहा है, जो अपने अनिश्चित चरणों में लगभग नासमझ है। यहाँ कुछ हैंडपिक म्यूचुअल फंड मैनेजर और अन्य पेशेवर निवेशक हैं जो इस प्रकार हैं। 1. मैनेजमेंट के तहत अरबों डॉलर के साथ उन्हें सबसे बड़े शेयरों की ओर बढ़ना चाहिए। केवल वे ही मल्टी डॉलर की मात्रा में खरीद सकते हैं जिन्हें अपने पोर्टफोलियो को भरने की जरूरत है। इस प्रकार कई फंड्स कुछ ही ओवर प्राइज्ड दिग्गजों के मालिक हैं। 2. बाजार में तेजी के साथ निवेशक फंड में और पैसा डालते हैं। मैनेजरों ने उस नई नकदी का उपयोग उन शेयरों को खरीदने के लिए किया है जो पहले से ही उनके पास है, जो कीमतों को और भी अधिक खतरनाक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। 3. यदि फंड मैनेजर बाजार में गिरावट आने पर अपने पैसे वापस मांगते हैं तो मैनेजरों को उन्हें नकद निकालने के लिए स्टॉक बेचने की आवश्यकता हो सकती है। जिस तरह फंड्स को एक बढ़ते हुए बाजार में इन्फ्लेटेड प्राइस पर स्टॉक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, वैसे ही वे मजबूर विक्रेता बन जाते हैं क्योंकि स्टॉक फिर से सस्ते हो जाते हैं। 4. कई पोर्टफोलियो मैनेजरों को बाजार की धड़कन के लिए बोनस मिलता है, इसलिए वे S&P 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क के खिलाफ अपने रिटर्न को जानबूझकर मापते हैं। यदि कोई कंपनी एक इंडेक्स में जुड़ जाती है तो सैकड़ों फंड्स उसे अनिवार्य रूप से खरीदते हैं। 5. फंड मैनेजरों को जल्दी से स्पेशलाइजेशन की उम्मीद होती है। जिस तरह दवा में सामान्य चिकित्सक ने बाल रोग विशेषज्ञ और जियाट्रिक ऑटोलिंगरोलाइजिस्ट को रास्ता दिया है, फंड मैनेजर्स को अपने छोटे ग्रोथ स्टॉक या केवल मिड साइज वैल्यू स्टॉक या कुछ और नहीं तो लार्ज ब्लेंड स्टॉक खरीदने चाहिए। यदि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा खरीदती है या बहुत छोटी कंपनी खरीदती है या बहुत सस्ते या बहुत थोड़े खरीदती है तो फंड को इसे बेचना पड़ता है, भले ही मैनेजर स्टॉक से प्यार करता हो। इसका कोई कारण नहीं है कि आप पेशेवरों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते? अपने खेल में पेशेवरों को हरा सकते हैं। पेशेवर अपना खेल भी नहीं जीत सकते हैं। आप इसे क्यों खेलना चाहते हैं? यदि आप उनके नियमों का पालन करते हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आप मिस्टर मार्केट के एक दास के रूप में पेशेवरों के रूप में समाप्त हो जाएंगे। इसके बजाय पहचानें कि समझदारी से निवेश करना नियंत्रणीय को नियंत्रित करने के बारे में है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर या फंड आज, अगले हफ्ते, इस महीने या इस साल बाजार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे या नहीं। अल्पावधि में आपके रिटर्न हमेशा मिस्टर मार्केट और उनके स्वामियों के लिए बंधक होंगे, लेकिन आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। 1. आपकी ब्रोकरेज लागत। कभी कभी धैर्यपूर्वक और सस्ती ट्रेडिंग करके आप इसे कम कर सकते हैं। 2. आपकी ओनरशिप कॉस्ट। अत्यधिक वार्षिक खर्चों के साथ म्यूचुअल फंड्स खरीदने से इनकार करके। 3. अपनी उम्मीदों में यथार्थवाद का उपयोग करके अपने रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए ज़्यादा कल्पना नहीं करके। 4. आपका जोखिम। आपकी कुल संपत्ति का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में डालकर डाइवर्सिफाई करके और रीबैलेंसिंग करके। 5. आपके टैक्स बिल्स। कम से कम 1 वर्ष के लिए और जब भी संभव हो कम से कम 5 साल के लिए अपने पूंजी लाभ देयता को कम करने के लिए शेयरों को होल्ड करके। 6. और सबसे बढ़कर आपके अपने व्यवहार से। यदि आप फाइनेंशियल टीवी देखते हैं या अधिकांश मार्केट एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो आप सोचते होंगे कि निवेश किसी प्रकार का खेल, युद्ध या शत्रुतापूर्ण जंगल में जीवित रहने जैसा संघर्ष है, लेकिन अपने खेल में दूसरों की पिटाई के बारे में सोचना निवेश नहीं है। यह अपने खेल में खुद को नियंत्रित करने के बारे में है। बुद्धिमान निवेशक के लिए चुनौती उन शेयरों को ढूंढना नहीं है जो सबसे ऊपर या सबसे नीचे जाएंगे, बल्कि अपने आप को अपने सबसे बड़े दुश्मन होने से रोकने के लिए केवल इसलिए हाई खरीद से कि मिस्टर मार्केट कहते हैं खरीदो।
वह केवल इसलिए कम बिकना क्योंकि मिस्टर मार्केट कहते हैं कि बेचो। यदि आप इन्वेस्टमेंट होरिजन लंबे समय से कर रहे हैं तो कम से कम 25 या 30 साल तक केवल एक समझदार दृष्टिकोण रखें। हर महीने स्वचालित रूप से खरीदें और जब भी आप कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं करें। इस आजीवन होल्डिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। इसे केवल नकदी की जबरदस्त जरूरत होने पर ही बेचें। एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको अपनी वित्तीय सफलता का आंकलन करने से भी इनकार करना चाहिए कि किसी एक समूह ने इसे कैसे किया है। यदि आप ड्यूक, डल्लास या डेनवर में कोई व्यक्ति हैं जिसने S&P 500 में बहुत कमाया है तो आप एक पैसा भी खराब नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इतना नहीं जाना है कि वह मार्केट को धराशायी कर देगा।